आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड यानी बीए सेकंड ईयर हिंदी साहित्य का फर्स्ट पेपर रीतिकालीन काव्य या रीति काव्यामृत, जिसका दूसरा भाग यानी रीतिकाल जो आपके चैप्टर है उसका दूसरा भाग आज हम पढ़ेंगे। इसमें से आपके जो है 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे संबंधित पहला भाग हम पढ़ चुके हैं और इसके हम 4 वीडियो पढ़ेंगे, यानी 4 वीडियो में जो है हम इसको पूरा कर लेंगे। यानी लगभग 10 से 15 अंक के प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। तो 4 वीडियो में यदि ये पूरे क्लियर हो जाते हैं तो मैं समझता हूं कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है, और इसमें जो प्रश्न आते हैं वही लगभग आपके गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो रीतिकाल का परिचय हम पढ़ चुके थे। इसके अलावा आज हम पढ़ेंगे रीतिकाल के बारे में, कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, यानी कौन सी चीज जो है वो आज के लिए महत्वपूर्ण है। आज के टॉपिक है रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्तियां पूछी जा सकती है या सामान्य परिस्थितियां पूछी जा सकती है, या रीतिकाल का प्रतिपाद्य विषय पूछा जा सकता है, रीतिकाल की विशेषताएं पूछा जा सकता है। रीतिकाल की विशेषताएं और रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्तियां या सामान्य परिस्थितियां या रीतिकाल का प्रतिपाद्य विषय, इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो इनमें से संबंधित आज हम 2 प्रश्नों का अच्छे से हल करके देखेंगे कि रीतिकाल में किस तरह से होता था। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो बनता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। आपके लिए सारे विषय हैं वो अपलोड किए जाते हैं। तो रीतिकाल की सामान्य विशेषताएं देखिए, इसमें प्रश्न आपके सामान्य विशेषताएं नाम हो सकता है, सामान्य प्रवृत्तियां हो सकता है, प्रतिपाद्य विषय हो सकता है, या ये तीनों में से कोई भी होता है। तो इनका उत्तर लगभग यही होता है, यानी सेम ही होता है। सामान्य विशेषताएं देखिए, रीतिकाल की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक ये जो पृष्ठभूमि है इसका अध्ययन करने के पश्चात रीतिकाल की सामान्य विशेषताएं या सामान्य प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं। नंबर 1 है, रीतिकाल की पहली विशेषता है सामंती अभिरुचि। यह काल सामंती अभिरुचि का काल रहा है। इस कारण इस काल का समस्त साहित्य आश्रयदाताओं की रुचि के अनुकूल रचा गया। यूं तो हर युग में प्रेम श्रृंगार की प्रधानता रही है, किंतु रीतिकाल के साहित्य में पतित सामंती कालीन विलास और श्रृंगार की प्रधानता रही है, यानी इसमें बहुत अधिक श्रृंगार रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि तुलसीदास यानी सीता के प्रति राम का प्रेम या राम को जो है कर्तव्य मार्ग से आगे बढ़ाता है। सीता के प्रति जो राम का प्रेम है वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम या अपनी मर्यादा में बहता हुआ कर्तव्य मार्ग के लिए आगे बढ़ाता है, जबकि रीतिकालीन कवि का नायक अंतःपुर में ही संयोग और वियोग की सारी दशाओं का अनुभव करता है। वास्तव में उनके प्रेम के पीछे विलास की इच्छा अधिक है, प्रेम का भाव कम है। उनका प्रेम सामाजिक जीवन से कोई संबंध नहीं रखता। उनके प्रेम की मुख्य प्रेरणा परकीय नायिका है, अपनी पत्नी नहीं है, यानी स्वकीय नहीं है, परकीय नायिका है, अर्थात पराई औरत है। दूसरा इनका विषय है आचार्यत्व प्रदर्शन की प्रवृत्ति। आचार्यत्व प्रदर्शन की प्रवृत्ति, इस युग के प्राय सभी कवियों ने आचार्य बनने का प्रयत्न किया। रस है, अलंकार है आदि काव्यांगों पर ग्रंथ लिखे। इनकी रचनाओं में मौलिकता का सर्वथा अभाव रहता था। उन्होंने मौलिकता केवल नए भेदों के नामकरण में ही दिखाई देती है। जैसे केशवदास ने श्रृंगार के प्रच्छन्न और प्रकाश नामक 2 श्रृंगार काल के प्रच्छन्न और प्रकाश नामक 2 भेद बताए थे, किंतु काव्य शास्त्र इस साहित्य का आवरण मात्र है, मुख्य विषय नहीं है। यानी आचार्यत्व की जो है, जैसे मान लो प्राचीन काल में जो छंद अलंकार रस का जो काव्य लिखा गया संस्कृत में, उसका अनुकरण करते दिखाई देते, लेकिन उनका पूर्ण अनुकरण नहीं कर पाए। तीसरा है इनकी विशेषता है श्रृंगारिक प्रवृत्ति। रीतिकालीन साहित्य में श्रृंगार की प्रधानता रही है, और श्रृंगार के भावों ने उस काल की धार्मिक साहित्य को अत्यधिक प्रभावित किया है। कृष्ण भक्ति के साहित्य में माधुरी भावना का बहुत प्रचार हुआ है, और कृष्ण भक्ति के नाम पर घोर श्रृंगारी काव्य की रचना हुई है। राम भक्ति का मार्ग मर्यादा और भक्ति का मार्ग था, उसमें प्रेम लीलाओं के लिए कोई स्थान नहीं था। किंतु इस युग में यानी रीतिकाल में राम भक्ति में भी माधुरी भाव का प्रवेश हो गया, और कृष्ण के समान राम की भी प्रेम लीलाओं का वर्णन किया जाने लगा। हालांकि ये राम काव्य बहुत कम लिखा गया, लेकिन फिर भी जहां कहीं भी लिखा गया है तो वो इसी प्रकार का काव्य लिखा गया है। चौथी इसकी विशेषता है नारी सौंदर्य का चित्रण। ये बिल्कुल सही है। श्रृंगारकालीन काव्य में नारी के रूप चित्रण को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि श्रृंगारकालीन काव्य में नारी कोई व्यक्ति या समाज में संगठनीय इकाई नहीं है, बल्कि सब प्रकार की मर्यादाओं के बंधन से यथासंभव मुक्त एक विलास का उपकरण मात्र बन गई थी। यानी इस काल में नारी जो है एक भोगविलास का उपकरण बन गई थी। इसलिए देव ने क्या लिखा है कि कौन गुने पूर्वन नगर कामिनी एक रीति,
देखत हरे विवेक को चित्त हरे कर प्रीति। यानी जो है उन्होंने कामिनी की कितनी प्रशंसा की है, यानी किस प्रकार वर्णन किया है कि देखते ही तो विवेक चला जाता है, बुद्धि चली जाती है और प्रेम करने पर आदमी का चित्त भी चला जाता है। इससे स्पष्ट है कि नारी की विशेषता इतनी दृष्टि में कुछ नहीं है, इनकी दृष्टि में नारी की विशेषता कोई नहीं है। यह केवल पुरुष के आकर्षण का केंद्र पर है। श्रृंगार काल में नायिका भेद निरूपण में भी कवि सर्वत्र रूपवती नायिका का वर्णन करता है और क्या लिखता है, मानो रची छवि मूर्ति मोहनी श्रीधर ऐसी बखानत नायिका। यानी मानो रची छवि मूर्ति मोहनी, यानी ऐसी मूर्ति है जो मोहित करने वाली है। इस प्रकार जो है औरतों का, महिलाओं का वर्णन किया गया है। श्रृंगार काल में रूपवती नारी है, विलास का साधन है, जीवन का एक विश्राम स्थल है, जहां पर सभी प्रकार की दौड़ धूप से भ्रांत हो पुरुष नारी के मधुर अंचल छाया में बैठ करके अपने दुख और प्रभावों को भूल जाते हैं। यानी यहाँ आकर के ये ऐसा काल रहा है जिस काल में व्यक्ति जो है वो यूं कह सकते हैं कि श्रृंगार के पीछे बहुत अधिक पड़ गया था। श्रृंगार कालीन कवि नारी के सामाजिक रूप, गृह लक्ष्मी और मातृ रूप का निरीक्षण नहीं कर सका। उसमें ना तो गृह लक्ष्मी का रूप देख सका और न ही मातृ रूप देख सका। सिर्फ और सिर्फ उसने परकीय नायिका का वर्णन ही अधिक प्रदर्शित किया है। जैसे चमक तमक हांसी रसक, लपक झपक लटकानी, एजी ही रति सोरति मुक्ति और मुक्ति अति हानि। ऐसा वो जैसे कवि इसके बारे में लिखते हैं। इसके अलावा इसकी विशेषता है श्रृंगार के विभिन्न रूपों का निरूपण। श्रृंगार के विभिन्न रूपों का निरूपण, युग के नैतिक आदर्शों की अनुमति होने का श्रृंगार काल में काम प्रवृत्ति के अभिव्यक्ति के लिए पूर्ण स्वतंत्रता थी। व्यक्ति को स्वतंत्रता थी, स्वतंत्रता नहीं, स्वतंत्रता से आगे की स्थिति। आध्यात्मिक आवरण में ही श्रृंगारी कविता नहीं होती थी, वरन स्वतंत्र रूप में भी होती थी। कवि लोग राजाओं की कुत्सित प्रवृत्तियों को संतुष्ट करने के लिए नग्न श्रृंगार का चित्रण करते थे। निर्बाध वासना तुष्टि का एक परिणाम भी हुआ कि काम जीवन का अंतरंग साधक तत्व नहीं रह करके बहिरंग साध्य बन गया। काम जो है वो अंतरंग साधक नहीं रहा और वो बहिरंग साध्य बन गया। इसलिए इस काल की रीतिवत कविता की श्रृंगारिकता में प्रेम की एकनिष्ठता नहीं होकर के काम वासना की झलक मिलती है। प्रेम की एकनिष्ठता नहीं थी, उसमें काम वासना की झलक है और उसमें भी सूक्ष्म आंतरिकता की अपेक्षा स्थूल शारीरिकता का प्राधान्य है। यानी उसमें आध्यात्मिक प्रेम का वर्णन नहीं है, उसमें स्थूल प्रेम का वर्णन है। रीतिबद्ध प्रतिनिधि कवि जैसे बिहारी देव, मतीराम आदि रसिक थे, ये प्रेमी नहीं थे। इन्होंने रसिकता का वर्णन किया है। उन्होंने बाह्य स्थूल सौंदर्य की अभिव्यक्ति की है। उनके काव्य में मन के सूक्ष्म सौंदर्य का और आत्मा के सात्विक सौंदर्य का प्राय बिल्कुल ही अभाव था। परंतु जहां तक रूप और विषयगत सौंदर्य का संबंध था, वहां इन कवियों की पहुंच बहुत गहरी थी। उदाहरण के लिए जैसे नयनों के कटाक्ष और चंचलता का इतना सुंदर वर्णन जो है विद्यापति को छोड़ करके और कहाँ मिल सकता है। जैसे पद्माकर ने भी लिखा है कि पैर जहां ही जहां वे बाल, तहां तहां ताल में होती त्रिवेणी। पैर जहां ही जहां वे बाल, तहां तहां ताल में होत त्रिवेणी। यानी वहां क्या है, त्रिवेणी बहती है। त्रिवेणी जैसे प्रेम है, श्रृंगार है इनकी। और जैसे देव लिखते हैं कि दारम दाय दसी निर्दार है, दारम दाय दसी निर्दार है, जाय फसी कुक्षीन उधेरी, री गहराई गिरी गहरी, गरी फेरी न घिरी न गिरी, फेरी न घिरी न घिरी नहीं घेरी, उद्दो कछु अपनी बसना, रस लालच लालचिते ही चेरी। और वैसे ही बूढ़ी गई पंखियां अंखियां मधु की मक्खियां भई मेरी। यानी देव ने जो है यहाँ श्रृंगार का सुंदर वर्णन किया है। जैसे कई जगह बिहारी लिखते हैं ना, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे भवनी हंसे देन कहे नट जाए। यानी उनका जो श्री कृष्ण की मुरली को लुका लेती है। इसी प्रकार छठा इनकी विशेषता है भक्ति और वैराग्य का मिश्रण भी मिलता है। जो हालांकि वहां श्रृंगार काल का ज्यादा वर्णन है, लेकिन काव्य में भक्ति का और वैराग्य का मिश्रण भी है। रीतिकाव्य में श्रृंगार के विशिष्ट विवेचना के साथ साथ भक्ति और वैराग्य की भावनाएं भी व्यक्त हुई है। वस्तुतः भक्ति संबंधी रचनाएं तो केवल परंपराओं का निर्वाह करने के लिए प्रस्तुत की गई है। भक्ति का जो स्वरूप हमें व्यक्ति काल के संत कवियों में देखने को मिलता है, वो इन कवियों में बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी कभी कभी ये कविगण जो है ईश्वर का स्मरण कर लिया करते थे। जैसे बिहारी लिखते हैं कि मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की धाई पड़े शाम हरित दुती हुई। यहाँ पर है भक्ति की बात, लेकिन फिर भी यह श्री कृष्ण पर जब जो है राधा की के जैसे गौरवर्ण की छवि पड़ती है या उसका प्रकाश पड़ता है, उसकी छाया पड़ती है,
तो श्री श्याम जो है वो भी हरे रंग यानी खुश हो जाते हैं। तो इसी प्रकार वो राधा से कहते हैं कि मुझ पर भी आप कृपा करें। वास्तव में अतिशय श्रृंगारिता और भोगविलास में लिप्त कवियों के लिए भक्ति भावना जीवन को आश्वस्त करने का एक संबल थी, एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। इसलिए अवसर आने पर वो हरि या राधा को याद कर लिया करते थे, अवसर आने पर। सातवीं इसकी विशेषता है प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण हुआ है। प्रकृति का उद्दीपन रूप में, उद्दीपन अनुक्रियाएं जो आप देखते हैं, जैसे उद्दीपन भाव है जिसको देख करके हमारे मन में किसी रस की उत्पत्ति होती है। रीति काव्य की यद्यपि हम प्रकृति की विशाल चित्रशाला कह सकते हैं जिसमें प्रकृति अपने विविध रूपों में चित्रित की गई है, किंतु प्रकृति की स्वतंत्र चेतना सत्ता का आभास हमें रीतिबद्ध कवियों के काव्य में नहीं होता। श्रृंगार प्रधान काव्य होने के कारण इस युग की कविता में प्रकृति का उद्दीपन रूप सबसे अधिक चित्रण किया गया है। यूं तो रीति काव्यकार जितने भी है उन्होंने जैसे 12 मासा लिखा है, षड्ऋतु वर्णन लिखा है, लेकिन कुछ ने तो इस पर स्वतंत्र ग्रंथों की रचना की है। सब जगह प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण किया गया है, उद्दीपन रूप का वर्णन किया गया है। नायिका को रिझाने के लिए, उसके हाव भावों को प्रस्तुत करने के लिए, नक्शी की महिमा बखानने के लिए ही प्रकृति के स्वरूप को महत्व दिया गया है। जहां कहीं भी प्रकृति है तो वे यानी नायिका का आश्रय, जैसे संयोग श्रृंगार में और प्रकृति का माहौल देख करके और भी जो है वो अधिक उद्दीपक हो जाया करते थे। आठवीं इसकी विशेषता है आश्रयदाता की प्रशंसा। राज्यश्री की छाया में काव्य सृजना करने वाले ये कवि अपने आश्रयदाता की जितनी अधिक अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करते थे उन्हें उतना ही सम्मान और वैभव प्राप्त था। इसी कारण उन्होंने आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करने के धर्म का भी निर्वाह किया। कुछ कवियों ने तो अपने आश्रयदाताओं के नाम पर ही अनेक जो है काव्य ग्रंथ भी लिख दिए थे, और कुछ कवियों ने सृजन में भी अपने आश्रयदाताओं की इच्छा को सर्वोपरि महत्व दिया है। तो आश्रयदाता जो है उनके दरबारी कवि होता करते थे, और दरबार के जो उनके राजा होते थे तो उनका वर्णन ये लगभग किया करते थे। तो ये सबसे बड़ी विशेषता है। अपने आश्रयदाताओं को भी खरी खोटी सुनाने का उनमें साहस नहीं था। अधिकांश ने तो अपनी कला को सामंती दरबारों में बेच ही रखा था, उससे वो धन यश और दोनों प्राप्त किए थे। जीवन यापन की व्यवस्था ने इन कवियों को अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा के लिए विवश किया है। नवीं इसकी विशेषता है मुक्तक शैली का प्रयोग। रीतिकाल में यद्यपि प्रबंध काव्यों की रचना भी हुई, किंतु अधिकांश कवियों ने मुक्तक शैली को अपनाया है, और भक्ति युग में राज दरबार में मुक्तक शैली को पर्याप्त प्रोत्साहन प्राप्त हो चुका है। जैसे अकबर के दरबारी कवि रहीम, गंग, टोडरमल, नरहरि आदि ने श्रृंगारी कवियों के बहुत पहले, श्रृंगारी कवियों से भी बहुत पहले, ये भक्तिकाल की बात है, श्रृंगारी कवियों से पहले कवित, स्वैया, दोहा की रचना कर चुके थे। इनके अतिरिक्त तत्कालीन फारसी साहित्य की मुक्तक शैली का पर्याप्त प्रभाव इन कवियों पर पड़ता है। राज दरबार की मुक्त परंपरा को रीतियोगिन राजाश्रित कवियों ने अपना लिया, और मुख्य रूप से गनाक्षरी, कवित, सवैया, दोहा इनका इन्होंने प्रयोग किया है, छंदों में लिखा है, छंदों में अभिव्यक्ति की है। कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति इन छंदों के माध्यम से बड़ी प्रभावोत्पादक है। गणानंद, पद्माकर देव आदि के छंदों में कला अपनी प्रौढ़ता को पहुंची है, उनमें रसमय अभिव्यक्ति का चरमोत्कर्ष देखने को मिलता है। 10वीं इनकी विशेषता है ब्रज भाषा का प्रयोग। ये जो कवि थे, इनकी कवियों की भाषा ब्रज रही है। भक्ति काल से ही काव्य की मुख्य भाषा ब्रज बन गई थी और अवधि का प्रयोग बहुत कम होता था, लेकिन कृष्ण भक्त कवियों ने ब्रज भाषा को जो सौष्ठव दिया, उसके कारण अवधि की अपेक्षा ब्रज भाषा को अधिक व्यापक रूप में अपनाया गया, और रीतिकाल के 90% से अधिक जो काव्य है वो ब्रज भाषा में ही रचा गया है। मधुरता ब्रज भाषा की प्रकृति है, और श्रृंगार वर्णन के लिए कोमलकांत पदावली की आवश्यकता होती है, जो कि इस भाषा में सर्वाधिक प्राप्त हो जाती है। इस भाषा को मधुर और श्रृंगारोचित बनाने के लिए संयुक्त वर्णों का सरलीकरण किया गया। ब्रज भाषा को संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और समस्त भाव और शब्द संपदा से सद है वो, जैसे ब्रज भाषा को ये उत्तराधिकार में मिली थी। अपनी उदार वृत्ति के कारण ब्रज ने अरबी, फारसी जैसी देसी भाषाओं से भी शब्द चयन किया। ब्रज भाषा का परिष्कृत, परिमार्जित और प्रौढ़ रूप में रीतिकाव्य में देखने को मिलता है। शब्द का समुचित प्रयोग, नाद सौंदर्य, अर्थ चमत्कार रीतिकाव्य की सामान्य विशेषताएं रही है। और संक्षेप में यही हम कह सकते हैं कि रीतिकाव्य भावना और कला के सम्मिलन का आकर्षक परिणाम है। कला प्रियता, सौंदर्य प्रियता, आचार्यत्व की स्पृहा, आश्रयदाताओं के मनोनुकूल काव्य रचना और जीवन को भोग का पर्याय बनाने की प्रवृत्ति के बावजूद रीतिकवियों का योगदान जो है वो अविस्मरणीय रहेगा। ये तो इनकी विशेषताएं हो गई। अगर मान लो आपसे पूछा जाता है कि रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्तियां या परिस्थितियां क्या है, तो आपको
हर एक कभी किसी भी काल की जो पूछी जाती है तो उसमें ये समान ही होती है लगभग, केवल और केवल वर्णन अलग होता है। रीतिकाल की अवधि विक्रम संवत 1700 से लेकर के 1900 तक मानी जाती है, यानी 1643 ईस्वी से लेकर के 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। और इन परिस्थितियों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार, पहली है राजनीतिक परिस्थितियां। राजनीतिक परिस्थितियां या राजनीतिक प्रवृत्तियां जो है वो कैसी रही। मध्य युग जो है सामंतवाद का चरमोत्कर्ष काल था। शौर्य, चमत्कार, वैभव प्रदर्शन, विलास, ये समस्त विशेषताएं समस्त राजकीय वातावरण को अभिभूत किए हुए थी। कतिपय अपवादों को छोड़कर युद्ध का वातावरण लगभग समाप्त हो गया था और मुगल बादशाहों के अधीन राजदरबारों में विलास एवं चमत्कार की प्रदर्शन की धारा बह रही थी। कभी भी राज दरबारों में अपने पांडित्य प्रदर्शन के बल पर राजाओं का मनोरंजन कर अपना अस्तित्व कायम किए हुए थे। यानी कवि जो थे वो राज दरबारों में अपना पांडित्य प्रदर्शन करते थे, अपने पंडिताई के हिसाब से या अपने आईक्यू के हिसाब से जो है राजाओं का मनोरंजन किया करते थे। सामाजिक परिस्थितियां कैसी थी इस काल में? रीतिकाल का समाज तो स्थूल रूप से शासक और शासित दो वर्गों में विभाजित था। समाज में दो वर्ग थे, इनको भोक्ता और उत्पादक भी कहा जा सकता है। पहला वर्ग जो था वो राज्य की शक्ति वाला था, जो राजा था। इसमें सम्राट है, उसके परिजन है, नौकर चाकर दरबारी लोग ये रहते थे। दूसरा वर्ग था किसानों का वर्ग, समुदाय और श्रमजीवी जो काम करते थे। प्रथम शोषक था तो दूसरा शोषित था, यानी मजदूर वर्ग है वो हमेशा से शोषित रहा है। दोनों वर्गों के मध्य आकाश पाताल का अंतर था। एक संपन्न था तो दूसरा गरीब था। नागरिक जीवन इनका समृद्ध था। ग्रामीण जीवन एकदम निर्धन। गोस्वामी जी ने कवितावली में इस स्थिति का वर्णन भी किया है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि बनिक को बनिज ने चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धवान सोच बस। यानी जो है लोगों को जीविका प्राप्त नहीं हो पा रही है। शिक्षा की सम्यक व्यवस्था ही नहीं थी, इसलिए समाज में अंधविश्वास और रूढ़िवादिता की प्रबलता थी। तीसरी परिस्थितियां धार्मिक परिस्थितियां। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के पुष्टि मार्ग और निम्बरकाचार्य के रामानुज भक्ति के प्रभाव स्वरूप धर्म के क्षेत्र में वैराग्य की भावना में कुछ बहुत कमी आ गई थी। यानी अब वैराग्य कम होने लगे थे। धर्म का बाह्य पक्ष है वो पर्याप्त प्रबल हो गया था। डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं कि धर्म का तात्विक विकास रुक गया था और उसके स्थान पर भक्ति के बाह्य विलास से वो अत्यंत समृद्ध हो गए थे। सांस्कृतिक परिस्थितियां क्या देखिए। सांस्कृतिक प्रवृत्तियां लिख दो, परिस्थितियां लिख दो। इस युग की सामंती व्यवस्था के अंतर्गत नारी जीवन की सार्थकता पुरुष को आकर्षित करके उसकी विलास क्रीड़ा का साधन बनने एवं उसके द्वारा भोग किए जाने में माना जाने लगा था। इस काल में नारी का जो जीवन है या नारी का जीवन तभी सार्थक माना जाता था कि वह एक पुरुष को कैसे रिझा सकती है। इस प्रकार शासक वर्ग और समाज की प्रवृत्ति के रूप में जो श्रृंगार भावना उभरी वह तत्कालीन धर्म साधना का आश्रय मिल जाने के कारण समसामयिक समाज की एक प्रमुख और व्यापक प्रवृत्ति बन गई थी। जो जो विलास के साधन बढ़ते गए त्यों त्यों समाज का मानस है वो विकृत होता गया और इन परिस्थितियों का आवश्यक परिणाम नैतिक पतन था, जिससे बेईमानी, रिश्वत का बाजार गर्म हो गया था और भाग्यवाद और नैराश्य का साम्राज्य था। पूरे समाज का बौद्धिक हास होने लगा था। मौलिक प्रतिभा कुंठित हो गई थी। केवल विलास की भावनाएं या विलास की रमणीयता है वो शेष रह गई थी। अब जैसे मान लो काव्य कला पर परिस्थितियों का क्या प्रभाव पड़ा, यह आप देखिए कि मुगल दरबारों में फारसी कला तथा काव्य परंपराओं को प्रश्रय मिला था। राजस्थान के नरेशों और सामंतों की छत्र छाया में हिंदी कविता का दरबारी रूप सामने आया। ओरछा, कोटा, बूंदी, जयपुर, जोधपुर, यहाँ तक कि महाराष्ट्र के राज दरबारों में भी प्रदर्शन प्रदान जो है श्रृंगारपूर्ण जीवन दर्शन की अभिव्यक्ति करने वाली काव्य धारा चलती रही। स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला, काव्य रचना या काव्य कला प्रत्येक की प्रवृत्ति मौलिक उद्भावना की ओर न होकर अलंकरण और रसीलेपन की ओर गई थी। यानी इस युग में जो है सबसे ज्यादा है वो अलंकरण का प्रयोग हुआ है। निष्कर्ष रूप में हम क्या कह सकते हैं? सारांश में हम इतना ही कहा जा सकता है कि यह अवधि पांडित्य के निखार की प्रवृत्ति थी। इसके साथ ही फारसी साहित्य की शेखी, चटक, अंदाजे, बयान ने भी हमारे काव्य को प्रभावित किया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई। दोनों चैप्टर, एक सामान्य प्रवृत्तियां और एक सामान्य विशेषताएं, सामान्य प्रवृत्तियां, सामान्य विशेषताएं, और एक था यानी सामान्य परिस्थितियां, जैसे राजनीतिक है, सामाजिक है, आर्थिक, धार्मिक है, ये सभी। और उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया है। कैसा समझ में लगा, कैसा आया, अर्थात जरूर आप मुझे लिखें, क्योंकि वैसे ही संडे को आपके सवाल जवाब कार्यक्रम होगा, जिसमें सवाल जवाब में मेरे पास जो
प्रश्न पूछेंगे, उनका जवाब देने का मैं प्रयास पूरा करूंगा। उम्मीद करता हूं अब आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।